बारिश में गरीब बहू का घर और रहन सहन। माँ देखो ना, इस राजू ने फिर से मेरी प्लेट से रोटी ले ली। मेरी रोटी वापस कर। मुझे बहुत भूख लगी है, मैं नहीं करूँगा वापस। माँ मुझे भी बहुत भूख लगी है। नैना बेटा, तुम मेरे हिस्से की भी रोटी खा लो। अगर मैं आपके हिस्से की रोटी खाऊंगी तो फिर आप क्या खाओगे? आपने कल रात भी खाना नहीं खाया था। कल रात से मेरे पेट में दर्द है ना, इसीलिए तुम खा लो। अपनी भूख मारते हुए रोशनी लाल चाय पी लेती है। मैं चलता हूँ, शाम तक लौटूंगा। भैया आज तो रविवार है ना? अरे रात को काफी तेज बारिश हुई थी ना, इसलिए कुछ लोगों के घरों के बाहर के नाले भर गए हैं, तो उन्हें ही साफ करना है। आते हुए थोड़ा बहुत राशन ले आऊंगा। सतीश घर से निकलता है कि तभी थोड़ी देर में बाहर बूंदें गिरनी शुरू हो जाती हैं और देखते ही देखते इतनी तेज बारिश होती है कि पूरी गली में पानी भर जाता है, जिससे अब रोशनी के घर के अंदर भी बारिश का पानी आने लगता है। हे भगवान, कल सारी रात तो पानी बाहर निकालने में ही गुजर गई और अब फिर से घर के अंदर पानी भर गया। एक तरफ दरवाजे से पानी आ रहा है और दूसरी तरफ छत से पानी टपक रहा है। हमारा बिस्तर भी भीग रहा है, मैं जल्दी से बिस्तर हटा देती हूँ। चूल्हा तो पूरा ही गीला हो गया। बहू जल्दी से बचा कुचा राशन हटा दे, वरना ये भी भीग गया तो फिर खाएंगे क्या? सारा सामान ऊपर की तरफ रख कर अब पूरा परिवार डिब्बे बाल्टी से पानी बाहर निकालने लगता है। हाँ माँ देखो ना, ये पानी तो बढ़ता ही जा रहा है। मेरे घुटनों तक पानी आने लग गया है। अरे बारिश भी तो बंद होने का नाम नहीं ले रही है, पूरे घर में पानी पानी हो गया है। लगता है भाभी आंगन की नाली भर गई, मैं जाकर देखती हूँ, तब तक आप लोग पानी बाहर निकालिए। काफी देर तक बारिश होने के बाद जब बारिश बंद होती है तो पूरा परिवार अब सारा पानी बाहर निकालता है और बड़ी मुश्किल से रोशनी घर को सुखाती है। मुझे तो लगता है कि ये बारिश हम गरीबों की जान लेकर ही मानेगी। अरे किराया दे रहे हैं, मुफ्त में थोड़ी ना रह रहे हैं। आज नहीं तो कल हमें मकान मालिक से बात करनी होगी ताकि वो घर की मरम्मत करवा सके। मैंने उनसे बोला है, कह रहे हैं 1-2 दिन में बात करेंगे। ऐसे ही शाम हो जाती है। खाना खाने के बाद सभी गहरी नींद में सो रहे होते हैं कि तभी फिर से बाहर बारिश शुरू हो जाती है और इस बार इतनी तेज बारिश होती है कि गरीब परिवार की छप्पर की आधी छत टूटकर नीचे गिर जाती है और अब छत से भी मूसलाधार बारिश का पानी घर में आने लगता है। पूरे परिवार के लिए यह रात काफी दर्द भरी रात थी। अगले दिन सतीश इस बारे में जाकर अपने मकान मालिक अनुराग से बात करता है। घर की हालत काफी खराब है, कल तो छप्पर ही टूट गया। आप घर की मरम्मत करवा दीजिए, बारिश में रहना दुश्वार हो गया है। अरे जब उसे घर में तुम लोग रह रहे हो तो मैं मरम्मत क्यों करवाऊं? मैंने तो तुम लोगों को घर ठीक ठाक दिया था, जरूर तुम लोगों ने ही कुछ किया है। अरे घर की मरम्मत करवाना मकान मालिक का काम होता है, ना कि किराएदार का, और मैं तो आपको समय से किराया भी देता हूँ। फिर भी किराएदार होकर मकान मालिक के सामने जुबान चला रहा है। तुझे रहने के लिए मैंने छत दी और अब तू मुझे ही धौंस जमा रहा है। अनुराग घमंड में आकर बिना कुछ सोचे समझे सतीश और उसके पूरे परिवार को भारी बारिश में घर से बाहर निकाल देता है और अपने घर के दरवाजे पर ताला लगा देता है, जिसके बाद अब पूरा परिवार बारिश में भीगते हुए एक बड़े से घर की दीवार के सहारे जाकर खड़ा हो जाता है। हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? देखो ना बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। मुझे बहुत डर लग रही है, मुझे घर वापस जाना है। पिंकी बेटा, घर होगा तो ही तो हम लोग जाएंगे ना। भैया अब क्या करें, कहाँ जाएं? जब तक बारिश नहीं रुक जाती तब तक हमें यहीं रहना होगा। सड़कों पर भी पानी भर गया है, ऐसे बाहर सड़कों पर जाना खतरे से खाली नहीं है। पूरा परिवार बारिश में भीगते हुए थर थर कांप रहा होता है कि तभी उस घर का मकान मालिक छतरी लेकर उनके पास आता है। अरे ओ भिखारियों, ये मेरा घर है, कोई अनाथ आश्रम नहीं है जो यहाँ आकर खड़े हो गए। कुछ दिन पहले ही दीवार पर पेंट करवाया है, खराब कर दोगे क्या? भागो यहाँ से। भगवान के लिए साहब, थोड़ी देर के लिए यहाँ खड़े होने दीजिए। हम पर ना सही इन मासूम बच्चों पर तो तरस खाइए। इस भारी बारिश में हम लोग कहाँ जाएंगे? अरे कहीं पर जाओ, जाकर मरो जाके, मुझे क्या उससे। पूरा परिवार आंखों में आंसू लिए भीगते हुए सड़क पर चल रहा होता है कि तभी तेज रफ्तार में एक गाड़ी सड़क से गुजरती है और कीचड़ का पानी उस पूरे परिवार पर उड़ा देती है। इन अमीरों ने तो हमें सड़क पर चलने वाले कीड़े मकोड़े समझ लिया। किसी किसी समय तो लगता है कि एक दिन तो ये हमें अपनी इन महंगी महंगी गाड़ियों के टायर के नीचे रौंद ही देंगे। इस बारिश में इस तरह घूमना हमारे लिए सही नहीं है। माँ जी की भी तबीयत खराब रहती है और बच्चे भी हैं। कोई तो ऐसी जगह होगी जहाँ हम लोग बारिश से बच सकते हैं। एक जगह है, तुम लोग चलो मेरे साथ। सतीश अब अपने पूरे परिवार को एक बड़े से नाले के पास लेकर जाता है जहां आसपास काफी सारे पाइपलाइन थे
सतीश पूरे परिवार के साथ बारिश से बचने के लिए एक पाइपलाइन के अंदर चढ़कर बैठ जाता है और सामने ही नाला होने की वजह से वो काफी ज्यादा गंदी बदबू आती है और साथ ही ढेर सारे कीड़े मकोड़े और मच्छर भी वहां घूम रहे होते हैं। यहाँ कितनी गंदी बदबू आ रही है, मुझे यहाँ नहीं रहना। मेरा तो बदबू से सर चकरा रहा है, उल्टी जैसा ही मन हो गया है मेरा। तो कहाँ लेकर जाऊं मैं, कहाँ लेकर जाऊं तुम लोगों को? जेब में पैसा भी नहीं है। अब बारिश से बचने के लिए यही एक जगह थी मेरे पास। पूरा परिवार बारिश से तो बच जाता है, लेकिन बार बार उन सबको मच्छर काट रहे होते हैं और कभी कभी तो पाइपलाइन के अंदर छोड़कर कुछ कीड़े भी आ जाते हैं जिन्हें मुश्किल से वो लोग भगाते हैं। जैसे तैसे करके रात गुजरती है और अगले दिन अब सीधी बारिश की वजह तिरछी बारिश होने लगती है, जिससे अब बारिश का पानी सीधा पाइपलाइन के अंदर आने लगता है। अरे बेटा कुछ तो कर, अब तो पाइपलाइन के अंदर पानी आने लग गया है। सतीश की नजर पास ही पड़ी कुछ बड़ी बड़ी पन्नियों पर जाती है, जिनसे वो पाइपलाइन का मुंह बंद कर देता है और बारिश का पानी पाइपलाइन के अंदर नहीं आता। लेकिन लगातार और तेज बारिश की वजह से और पूरे सड़कों पर पानी भर चुका था, जिससे पानी अब पाइपलाइन के अंदर आने लगता है। बाबा देखो पानी कैसे बढ़ रहा है, यहाँ बाहर तो नहीं आ गई है। पानी के बढ़ते स्तर को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है, चलो यहाँ से निकलते हैं। पूरा परिवार जल्दी से उस पाइपलाइन के अंदर से निकलता है और अब बारिश में फिर से भीगते हुए आगे बढ़ता है। थोड़ी दूर पर रोशनी को एक रेलवे स्टेशन दिखाई देता है, जिसे देखकर वो वहां चले जाते हैं। थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन बारिश से तो बचे और यहाँ ज्यादा गंदगी भी नहीं है। जब तक बारिश नहीं रुक जाती तब तक हमें यहीं कहीं रहना होगा। मैं आसपास कुछ देखता हूँ जिससे हम यहाँ रहने का बंदोबस्त कर लेंगे। सतीश आसपास थोड़ा ढूंढता है और उसे कुछ बोरे और बड़ी बड़ी पन्नियां मिल जाती हैं, जिससे वो एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर अपने परिवार के साथ इस प्लेटफॉर्म पर रहने लगता है। पूरा परिवार अपनी झोपड़ी में बैठा ही होता है कि तभी वहां 2 रेलवे अधिकारी आते हैं। ये तुम लोगों की बाप की जगह है क्या, जो यहाँ पर आराम फरमा रहे हो? हमें यहाँ रहने दीजिए साहब, बाहर बारिश हो रही है और हमारा घर नहीं है। जब बारिश रुक जाएगी तो हम चले जाएंगे। अरे घर नहीं है तो ट्रेन के सामने कूद कर जान दे दो, लेकिन यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। निकलो यहाँ से, वरना हम पुलिस को बुला लेंगे। कर्मचारी के कहने पर भी जब सतीश का पूरा परिवार नहीं जाता है तो कर्मचारी पुलिस को बुलाते हैं और पूरे परिवार को वहां से भगा देते हैं, जिसके बाद अब पूरा परिवार तेज बारिश में एक पेड़ के नीचे बैठा होता है। लगातार बारिश में भीगने की वजह से पिंकी और राजू की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ जाती है। ये भगवान अब क्या करें, दोनों बच्चों का शरीर ठंड के मारे कांप रहा है, इन्हें कुछ उड़ाने के लिए भी नहीं है। माँ जी मुझे यहाँ थोड़ी दूर पर ये छतरी मिली है, इससे बच्चों को ढक देते हैं। सारी गलती मेरी है, अगर किसी अच्छी जगह काम करता तो आज मेरे परिवार को ये परेशानी नहीं देखनी पड़ती। पता नहीं भगवान ने हमारे किस्मत में और कितने दुख लिखे हैं। 2 दिन हो गए थे, पूरा परिवार के पेट में एक भी अन्न का दाना नहीं गया था। कलावती आसपास गाय के लिए रखी रोटी को लाकर अपने पूरे परिवार को खिला रही थी। ऐसे ही एक दिन और बीत जाता है। आज बारिश थोड़ी देर के लिए बंद थी, इसलिए पूरा परिवार आगे बढ़कर रहने के लिए कोई जगह ढूंढ रहा होता है। तभी उनकी नजर एक छोटी सी चाय की दुकान पर जाती है, जहां एक बूढ़ी औरत कुर्सी पर बैठे हुए सो रही होती है। बहन जी कुछ खाने के लिए मिल सकता है क्या? हम लोगों ने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, बच्चों को तेज बुखार भी है, थोड़ी मदद हो जाती तो। ये तो उठ नहीं रही है, उठिए, हम आपसे बात कर रहे हैं। उस औरत के न उठने पर जब रोशनी उसे छूकर देखती है तो उसे पता चलता है कि वो औरत मर चुकी है। हे भगवान, ये औरत तो मर गई, लेकिन कैसे मरी? इनका शरीर काफी तप रहा है, लगता है ये बुखार से मर गई और शायद उनका कोई है भी नहीं। सतीश इंसानियत दिखाते हुए उस बुढ़िया का अंतिम संस्कार कर देता है। अब पूरा परिवार छोटी सी दुकान में ही बारिश से बचते हुए रहता है। रोशनी ज्यादा देरी न करते हुए उस दुकान पर अब चाय बनाती है और आ रहे ग्राहकों को भी देना शुरू कर देती है, जिससे उन्हें थोड़े पैसे मिलते हैं और आज पूरा परिवार भरपेट ठीक से खाना खा पाता है। भाभी, एक दिन चाय बेचकर हमने कम से कम अपने पेट तो भर ही लिया। मैं तो सोच रही हूँ कि हम पकौड़े वगैरह भी बेचना शुरू कर देते हैं। बारिश का मौसम है तो लोग तो खाने के लिए आएंगे ही। मैं भी यही सोच रही थी, कम से कम 2 वक्त की रोटी का इंतजाम तो हो जाएगा। अब दोनों नंद भाभी चाय के साथ पकौड़े बनाकर बेचती हैं, जिससे उनकी ठीक ठाक कमाई होने लगती है। कुछ दिनों में जब बारिश रुकती है
तो अब सतीश की भी एक ठीक जगह पर नौकरी लग जाती है, जिससे वो जल्दी अब एक अच्छा किराए का घर ले लेते हैं। तो वहीं नंद भाभी भी अब चाय पकौड़े के काम को जारी रखती हैं। आंधी तूफान में भी छत पर सोने वाला गांव। उत्तराखंड में बसा एक छोटा सा गांव था। वहाँ के लोग सादगी से रहते, मेहनत से कमाते और दिल से रिश्ते निभाते। लेकिन इस गांव की एक आदत पूरे इलाके में मशहूर थी। यहाँ हर घर के लोग छत पर ही सोते थे, चाहे कितनी भी तेज आंधी हो, तूफान हो या मूसलाधार बारिश ही क्यों न हो। बगल के गांव वालों को ये बात बड़ी अजीब लगती थी कि जब बारिश के मौसम में हर कोई अपने घर के अंदर दुबका होता है, तो वहीं इस गांव के लोग टीन की चादरें या मोटे पॉलिथीन बिछाकर छत पर ही सोते थे। ऐसा क्यों था, ये जानने के लिए चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। आखिर इतना बिल कैसे आ रहा है? थक चुका हूँ इस गांव के खर्चे उठाकर। अभी किसी एक को राशन या बिजली न मिले तो चढ़ जाओगे राशन पानी लेकर। मुखिया जी, हम जानते हैं अगर आप ना होते तो हमें ये बिजली भी नसीब ना होती, पर आप तो जानते हैं हम सभी गांव वाले कितने गरीब हैं। एक काम करो, बिजली बचाना शुरू कर दो। जब मैं मुखिया होकर अपने परिवार के साथ छत पर सो सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं? आज से तुम सब भी छत पर सोओगे। कोई भी दिखा नहीं जाना चाहिए नीचे सोता हुआ, वरना जानते हो ना उसका क्या हाल होगा। मुखिया की बात सुनकर सभी गांव वाले अपने अपने घर आते हैं और अपने घर का टीवी, पंखा, फ्रिज, कूलर सब बंद कर देते हैं। माँ, तुमने कूलर क्यों बंद कर दिया? कितनी गर्मी लग रही है। राजू, बिल बहुत ज्यादा आ रहा है और आखिर मुखिया जी भी कब तक हमारी मदद करेंगे? अगर वो ना होते तो पता नहीं हम गांव वालों का क्या होता। इसीलिए अब से हमें बिजली बचानी है। बिल्कुल सही कह रही हो नेहा बहू, मैंने भी सोच लिया मैं भी अपने घर की बिजली बचाऊंगी। आखिर छत पर सोने में परेशानी ही क्या है, जब लाइट नहीं हुआ करती थी तभी तो सब गांव वाले छत पर ही सोया करते थे। मुखिया की बात सुनकर सभी गांव वाले बिजली बचाने के लिए छत पर सोने का फैसला करते हैं। अब रात को सभी लोग अपना बिस्तर लेकर छत पर आते हैं, जहाँ काफी अच्छी हवा चल रही होती है और सब अपना बिस्तर लगाते हुए आपस में बातें करते हैं। आशा बहन, छत पर सोना इतना बुरा भी नहीं है ना? माँ जी, बिस्तर लग गया है। हाँ बहू, अभी आती हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई साहब, इस सरपंच के चलते कुछ तो यादें ताजा हुई। मुखिया के कहने पर पहले दिन छत पर सोने में किसी को कोई दिक्कत नहीं आती और वो लोग आराम से छत पर सोते हैं और काफी मजे भी करते हैं। अगली सुबह, राजू बेटा धूप निकल गई है, उठ जाओ, स्कूल भी जाना है। माँ, अभी तो सिर्फ 6 बज रहे हैं, स्कूल तो 8 बजे का है। मैं जा रहा हूँ नीचे सोने। नहीं बेटा, नीचे नहीं सोना, याद है ना मुखिया जी की बात। ना चाहते हुए भी राजू को जल्दी उठना पड़ता है। अब सभी गांव वाले छत पर सोने की वजह से सुबह जल्दी उठते और अपने काम पर चले जाते, जिस वजह से धीरे धीरे गांव के लोगों को छत पर सोने की आदत हो जाती है। पर माँ जी, आज तो छत पर बिल्कुल हवा नहीं चल रही। गर्मी हो रही है बहू। बिरजू भैया आज कैसे सो गए छत पर? बहन, बिजली बचानी है तो सोना ही पड़ेगा। आज तो मच्छर भी बहुत काट रहे हैं। अरे एक दिन हवा नहीं चल रही तो आप सब इतना परेशान हो गए। भूलिए मत, कुछ दिनों बाद मॉनसून आने वाला है, फिर तो रोज ठंडी ही हवा चला करेगी। इस मुखिया के चलते ऐसा लगता है कि ये छत पर सोने वाला गांव हो गया एक तरह से। इस तरह सभी गांव वाले आराम से, कोई मच्छरदानी लगाकर तो कोई अगरबत्ती जलाकर छत पर सो जाता है। समय गुजरता है और देखते ही देखते मॉनसून का मौसम आ जाता है। ऐसे ही एक रात, माँ, बिस्तर लग गया क्या? बहुत नींद आ रही है। सभी गांव वाले छत पर अपना अपना बिस्तर लगा लेते हैं। अब जैसे ही सभी गांव वाले सोने के लिए जाते हैं, तेज आंधी तूफान चलने लगती है। किसी के छत पर तार पर सूख रहे कपड़े उड़ जाते हैं तो किसी के शरीर पर रखा चादर उड़ने लगता है। अरे बहू, मेरी तो चादर ही उड़ गई। अरे भाग्यवान, घोड़े बेच कर सो रही हो क्या? अरे देखो कितनी तेज आंधी तूफान चल रही है। बिरजू भाई साहब, आपके सारे कपड़े उड़कर मेरे छत पर आ गए हैं। माँ, कितनी तेज आंधी तूफान चल रही है, मेरी आंखों में मिट्टी चली गई। नीचे चलो आज। बेटा, ये थोड़ी देर आंधी तूफान चलेगी, तुम आंख बंद करके लेट जाओ। तेज आंधी तूफान चलने के बाद भी सभी गांव वाले चादर को कस के पकड़कर सो जाते हैं और अगली सुबह जब उठते हैं तो छत पर खाली धूल, मिट्टी और गंदगी होती है। यहाँ तक कि एक दूसरे की छत का सामना भी एक दूसरे के छत पर होता है। ये सब देख मुखिया की माँ उमा अपने बेटे से कहती है, तेरी वजह से सभी गांव वाले बेचारे इस आंधी तूफान में रात भर छत पर सोए हैं। अरे निकम्मा, तू अपना फायदा करने के लिए क्यों गांव वालों को लूटता है? इनका बिल 1000 आता है तो तू इनसे 1500 रुपए लेता है। इतनी बेईमानी करना सही नहीं। अगर अच्छा बनकर इस गांव में रहने लगा तो हमारे ही खाने को लाले पड़ जाएंगे। इन गांव वालों के पैसे से ही तो हमारा घर चलता है।
अजी थोड़ी तो शर्म कीजिए, जिन गांव वालों से हमारा पेट भर रहा है आप उन्हीं के साथ इतना गलत कर रहे हैं। आंधी तूफान में लोगों को घर में होना चाहिए, आप छत पर सुला रहे हैं। सिर्फ मेरा घर ही नहीं, मेरा पूरा गांव मेरे हिसाब से चलता है, इसलिए तुम अपना मुंह बंद कर रखो। माँ और बीवी के समझाने पर भी मुखिया नहीं मानता, तो वहीं गांव वाले भी मुखिया के कहने पर आंधी तूफान में भी छत पर सोते हैं। ऐसे ही एक रात। अरे सोनिया बेटा, छत के किनारे पर मत जा, बहुत तेज बारिश आंधी तूफान चल रही है, कहीं उसके साथ तू ना उड़ जाए। दादू मुझे कुछ नहीं होगा, देखो मेरे बाल कैसे हवा में लहरा रहे हैं और मेरी चुन्नी भी उड़ रही है, मुझे यहाँ खड़े होकर बहुत मजा आ रहा है। सोनिया बिरजू के समझाने पर भी छत के किनारे से नहीं हटती और तेज बारिश और आंधी तूफान चलने की वजह से सोनिया खुद को संभाल नहीं पाती और वो छत से नीचे गिर जाती है। ये देख सभी गांव वाले डर जाते हैं और अपना बिस्तर लगाना छोड़ भागते हुए नीचे आते हैं। माँ सोनिया को क्या हो गया? क्या वो कभी हमारे साथ बात नहीं कर पाएगी? टीचर भी कहती है जब बारिश आंधी तूफान चलती है तो इंसान को गर्मी लेना चाहिए, फिर हम क्यों छत पर सो रहे हैं? आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी हमारी? बेटा हमें तो वही करना होता जो मुखिया कहता। हमने मुखिया को कितना अच्छा समझा, पर उसे देखो उसने तो अपने छत पर टीन लगवा रखा है। आंधी तूफान हो या बारिश उसे छत पर सोने में कोई परेशानी नहीं है, पर हमारी छतें तो खुली हैं। आज इस आंधी तूफान की वजह से बेचारी सोनिया छत से गिरी है। पता नहीं आने वाले समय में हमें और क्या क्या देखना पड़ेगा। उस हादसे से सारा गांव डर जाता है और बिरजू सोनिया को अस्पताल ले जाता है, जहां उसकी जमा पूंजी सारी खत्म हो जाती है। समय बीतता है पर मुखिया को गांव वालों पर तरस नहीं आता और अभी वह गांव वालों को छत पर ही सोने की सलाह देता है। ऐसे ही एक रात जब तेज आंधी तूफान के साथ हल्की बारिश शुरू हो जाती है, जिस वजह से सभी गांव वाले अपना बिस्तर लेकर नीचे जाने लगते हैं और इसी बीच आशा का पैर फिसल जाता है। माँ जी आप ठीक तो हैं? आपको लगी तो नहीं? बहू अगर आज तू ना होती तो मेरा भी सोनिया जैसा हाल हो जाता। छत पर तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हो रही है, नीचे हम सो नहीं सकते मुखिया के चलते। बहन अब तो हमें मुखिया से बात करनी पड़ेगी, आखिर कब तक हम गरीब आंधी तूफान बारिश से परेशान छत पर सोएं। कुछ अमीर लोगों ने तो अपने घर की छत पर टीन लगा रखा है, पर हमारा क्या? जो गांव वाले शुरू में छत पर सोकर खुश थे, अब वही गांव वाले परेशान हो रहे होते हैं। इसीलिए सभी मुखिया से बात करने उसके घर जाते हैं। मुखिया जी, इस आंधी तूफान में छत पर नहीं सोना, हमें बिजली जलाने की आज्ञा दे दीजिए। हमने बिजली लगवाई इसलिए थी ताकि इसका इस्तेमाल कर सके। अगर हम उसका इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो क्या फायदा घर में बिजली होने का। जानते भी हो बिजली महंगी हो गई है। पहले जो तुम्हारा बिल 1000 रुपए आता था अब 2000 का आएगा। बोलो क्या तुम लोग मुझे महीने के 5000 दे पाओगे? मुखिया जी अब तो हर जगह बिजली है, कहीं इतना पैसा नहीं लगता जितना आप बता रहे हैं। अरे तुम्हें यही लगता है ना कि मैं तुम्हें ठग रहा हूँ, तो खुद एक महीने राशन और बिजली भर कर देखो। गांव वालों के कहने पर भी मुखिया उनकी मजबूरी को नहीं समझता। समय गुजरता है। एक रात जब मुखिया अपने पूरे परिवार के साथ छत पर टीन के नीचे सो रहा होता है तो तेज बारिश आंधी तूफान चलती है और उसका टीन हिलने लगता है। मुखिया अपनी माँ और बीवी के साथ बिस्तर लेकर साइड हो जाता है, पर जब तक मुखिया अपने बेटे को बचाने जाता है वो टीन उसके बेटे के ऊपर रह जाता है। मेरा बच्चा, ये सब कुछ आपके और आपके लालच की वजह से हुआ है। आज अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। कोमल और उमा टीन को हटाकर जल्दी से अपने बच्चे को अस्पताल ले जाती हैं, जहां उसकी हालत काफी गंभीर होती है। अगले दिन गांव वाले उसके बेटे को देखने अस्पताल आते हैं, जहां रोते हुए मुखिया सभी से कहता है, मैं तुम सभी गांव वालों से माफी मांगता हूँ। अरे मेरी वजह से सोनिया को चोट आई, मेरी वजह से आप सभी गांव वाले आंधी तूफान में छत पर सो रहे थे और इतनी मुसीबत का सामना कर रहे थे। जब आज मेरे बच्चे पर मुसीबत आई तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। अब से मैं किसी से पैसे नहीं लूंगा, आप सब अपना बिजली का बिल खुद भरना। आज मुखिया सभी गांव वालों से माफी मांगता है। अगले दिन से सभी गांव वाले आंधी तूफान में छत पर ना सोकर नीचे कूलर पंखा चलाकर सोते हैं और महीने में खुद बिजली दफ्तर जाकर अपना बिल भरते हैं और उन सभी को छत पर सोने से छुटकारा मिल जाता है।